Assalamu alaikum dear students. I am Neelam, your chemistry teacher. Welcome back to my class. आज हम फर्स्ट ईयर के न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, गिव एन एग्जांपल। आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आपने आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करना है। मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो या सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी हो, डेफिनेशन सेम है। अब देख सकते हैं फर्स्ट है हमारे पास द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम मीन कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एन आयन इन इट्स गैशियस फेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, आप यूँ भी कह सकते हैं जैसे आपको मैंने क्लास में करवाई है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। ठीक है, आइसोलेटेड गैशियस एटम भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे सोडियम की एग्जांपल ली गई है कि ये सोडियम न्यूट्रल एटम है, फिर उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये वो आयन की फॉर्म में आ गई है। ये एनर्जी उसने लूज की है +494 किलो जूल पर मोल। अब देखें उसके आखिरी शेल में से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है, इतनी एनर्जी उसने ऑब्जर्व की है। ये जो एनर्जी उसने ऑब्जर्व की है इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब आप देख सकते हैं कि सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी इतनी ऑब्जर्व की है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ना पहला इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आप इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। लाइक हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। आप काउंट कर सकते हैं 2, 2, 4, 6, 10 एंड 1, 11। अब ये जो एस के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपने क्या किया, निकाला। अब इस आखिरी शेल के अंदर से जो आपने इलेक्ट्रॉन निकाला वो किस तरह से निकाला, आप देखिएगा कि हमारे पास क्या है कि आपने क्या किया है कि हमारे पास है सोडियम, हमारे पास क्या है सोडियम, ये सोडियम है, ये इसका पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसके दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। और ये आखिरी शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आपने इसको दी है उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया। अब देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब आप एनर्जी यहाँ से क्या कर देंगे, उसकी दे देंगे और इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो ये शेल उसका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब ये शेल ख़त्म हो गया तो आपने उसने 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दिया, वो क्या है, उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। अब इसी का अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया। तो अब वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, +1। तो आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल में ये क्या है, +1 है। सोडियम ने क्या किया है, ये न्यूट्रल है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया। जब एक लूज कर दिया तो ये किस फॉर्म में आ गया, Na पॉजिटिव की फॉर्म में, क्योंकि जो इसके हिस्से का इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई सल्फर हैज़ लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन फास्फोरस। अब वही हमारे से रीज़न पूछी गई है कि ग्रुप है, ग्रुप नंबर 5, या आप यूँ कह सकते हैं कि 15, उसका मेंबर है फास्फोरस नाइट्रोजन के बॉटम में, और एक है 6 ग्रुप या जिसको 16 बोलेंगे, 6A है या 16 है पीरियोडिक टेबल में, उसका है ऑक्सीजन के बाद सल्फर। उसने कहा है कि एक रेगुलर ट्रेंड ये है कि फास्फोरस की एनर्जी जो है वो कम है और जो सल्फर है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो, क्योंकि हम ये कहते हैं कि लेफ़्ट टू राइट एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। लेकिन यहाँ पे सल्फर की जो है वो क्या है, कम है, और फास्फोरस की क्या है, ज़्यादा। उसकी वजह क्या है, दिस इज़ बिकॉज इन फास्फोरस द 3p ऑर्बिटल्स आर ऑल हाफ फील्ड। इसके जो ऑर्बिटल है वो क्या है, देखें हाफ फील्ड है, तीनों एक जैसे हैं, पार्शली फील्ड है। दिस इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल, सो द आयनाइजेशन एनर्जी इज डिफिकल्ट। अब देखें ये तीनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों में से कोई भी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। सेम ऐसे ही है, सल्फर हैज़ 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द 3p ऑर्बिटल्स देन फास्फोरस। लेकिन जब हम सल्फर की बात करते हैं तो कितने हैं इसके, 4 हैं। अब देखिए 2 में सेम है लेकिन एक में 2 इलेक्ट्रॉन। अब जिसमें 2 है ना वो आसानी से अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और फिर तीनों क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है एज कम्पेयर टू
फास्फोरस। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। आप देखिएगा ना, हमारे पास नाइट्रोजन है, सॉरी फास्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 50, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग करते हैं ना, तो लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। सेम ऐसे ही सल्फ़र है, सल्फ़र का 16 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास इसमें फास्फोरस में पी में कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑर्बिटल है, तीनों में सेम है, कोई किसी को रिपेल नहीं कर रहा, डिफरेंट ओरिएंटेशन से अपोजिट ओरिएंटेशन से रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सल्फ़र में क्या है 1 2 3 एंड 4। अब आप देख सकती हैं कि यहाँ पे इन दो ऑर्बिटल में क्या है इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मीन के सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये 2px में क्या है, सॉरी 3px में क्या है पेयर्ड फॉर्म में। ये जो पेयर्ड फॉर्म में ने ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं। जब ये रिपेल करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लेकिन यहाँ इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। यही रीज़न है कि फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी सल्फ़र की आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है। क्लियर हो गया आप? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई द एलिमेंट इन ग्रुप 13 to 17 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई द एलिमेंट्स इन ग्रुप 13 to 17 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कि हम ग्रुप नंबर 13 to 17 एलिमेंट्स जो उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। पहले देखिएगा, द एलिमेंट्स इन ग्रुप 13 to 17 हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल्स। मीन के ग्रुप नंबर 13 से 17 तक जो एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कौन से ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पी में। यही रीज़न है कि हम इनको क्या बोलते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट, thus they are called p block elements. Example, boron is present in group number 13. The electron configuration of boron 5 1s2 2s2 and 2p1। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में, p में। So valence electron is 2p orbital, hence its p block element। अदर एग्जाम्पल हेलोजन्स आप ले सकते हैं, तो उनकी भी क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन की अगर हम लेते हैं 9 है, 1s2 2s2 एंड 2p कितना है 4 हो गए, और इसमें क्या आ जाएंगे पी में 5, टोटल कितने हो गए 9। तो देखें आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में है, पी में। तो ग्रुप 13 से 17 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो कौन से ऑर्बिटल में आ रहे हैं, पी में आ रहे हैं। यही वजह है कि हम उनको बोल रहे हैं कि ये क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर दैट इफेक्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। कि कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अब देखिएगा कि हमारे पास नेक्स्ट फर्स्ट है, विद फॉलोइंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट एंड न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मीन कि अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सेम शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। अगर तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, शील्डिंग इफेक्ट कम है तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है। लेकिन अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इनके 3 फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट कर रहे हैं, एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट एंड न्यूक्लियर चार्ज। जनरली स्मॉलर साइज, हाई शील्डिंग इफेक्ट एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू। अब उसने क्या कि जनरली क्या है कि अगर साइज़ छोटा हो, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो या हाई न्यूक्लियर चार्ज हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू भी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। लेकिन यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट वन ग्रुप में है, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें हम बात करते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, नॉर्मल की नहीं है ये। नेक्स्ट है हमारे पास
वट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल एज यू मूव डाउन द ग्रुप। अब अल्कली मेटल की बात की है, हमारे पास फर्स्ट है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। किसने क्या टॉप टू बॉटम अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज़ करती है? सबसे पहली बात, अल्कली मेटल्स जो हैं ग्रुप नंबर 1 है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज़ करती है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है क्योंकि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ करेगा। जब शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ करेगा तो आखिरी शेल पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो वहाँ से लास्ट शेल में से, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी उसकी क्या हो गई है? कम हो गई है। आयनाइजेशन एनर्जी भी कम है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है। अब जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना आसानी से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जितना आसानी से पॉजिटिव चार्ज आएगा वो उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी? रिएक्टिव हो जाएगी। तो यही वजह है कि ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ करती है ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट एंड डिक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी क्वेश्चन की? ओके, नेक्स्ट ये 4 पार्ट हमने डिस्कस किए हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई सम ऑफ एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर वाइल अदर डू नॉट। कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो वेरिएबल मतलब कि चेंज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और कुछ नहीं करते। वजह, सबसे पहली बात याद रखिएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या ऑक्सीडेशन नंबर जो हमेशा डिपेंड करता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे, कि आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना ही उसका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर आता है। अब देखिए, एलिमेंट्स कैन शो सिवरल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू देयर फॉलोइंग रीज़न। एन एटम में हैव सिवरल वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड। अब उसने कहा है कि एक रीज़न ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कोई ऐसे एटम जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों और वो ज़्यादा ही यूज़ हो रहे हों जब जब रिक्वायर्ड है। ठीक है। दूसरी रीज़न क्या है कि एन एटम में हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स एंड सिवरल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, thus it can expand its octet by exciting electron into empty orbitals। दूसरी रीज़न उसने ये बताई है कि उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उसका ऑर्बिटल खाली हो और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो और वो फिर एक्साइट हो के इलेक्ट्रॉन जहाँ वो एम्प्टी ऑर्बिटल में, खाली ऑर्बिटल में चले जाएँ तो भी ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, 2 रीज़न्स हैं। अब उसमें जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि एस कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट बाय एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन इनटू एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स। So in SO2 sulfur has an oxidation number of +4, in SO3 sulfur has an oxidation number of +6। अब देखें, सल्फ़र ने 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किए, SO2 की फॉर्म में वो +4 का आ रहा है और SO3 की फॉर्म में वो +6 का आ रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा पॉइंट है एलिमेंट्स विच डू नॉट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स इन देयर वैलेंस शेल। अब देखें कि बात क्या कही उसने कि एलिमेंट विच डू नॉट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल, जिनके आखिरी ऑर्बिटल नहीं है आखिरी शेल में, और विच हैव फ्यूर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, यूजली शो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट अल्कली मेटल्स विद 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दे शो ओनली 1 ऑक्सीडेशन नंबर। फिर उसने कहा कि कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी नहीं होते और आखिरी शेल में भी कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो वही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लाइक अल्कली मेटल के आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही लूज़ करती हैं और क्या करती हैं? वही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। अब देखिएगा, सल्फ़र का हम डिस्कस करते हैं कि सल्फ़र SO2 की फॉर्म में +4 का आ रहा है और SO3 की फॉर्म में +6 का आ रहा है। देखिएगा, सल्फ़र का मैंने आपको पहले भी बताया कितना है? 16 है। ठीक है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। ठीक हो गया। अब इसको देखते हैं। 3 ये इसका आखिरी शेल है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4, 1 2 3 और ये 4, लेकिन इसके पास 3d ऑर्बिटल भी है। ठीक है। अब ये 3d ऑर्बिटल जो है ना, ये एम्प्टी है। समझ आ रही मेरी बात? एम्प्टी है। क्यों एम्प्टी है? कि इसके पास उसमें अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसके 5 ऑर्बिटल 2 3 4 5। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इस फॉर्म में अगर देखें
ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अपने ये 2 बॉन्ड यूटिलाइज़ कर रहा है, ठीक है। अब जब ये 2 बॉन्ड यूटिलाइज़ करेगा तो यहाँ पे इसने ये क्या किया कि अपना एक एस पी एक्स का इलेक्ट्रॉन, ये पी क्या है ना, पी एक्स, पी वाई और पी जी, इसने अपना एस का पी एक्स का एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप किया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक रिमूव हो गया। अब इधर एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब कितने हो गए, 1। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 और 4 है। तो अब SO2 की फॉर्म में ये क्या करेगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है, 2, ठीक हो गया। 2 एक ऑक्सीजन ने बना लिए और 2 एक ऑक्सीजन ने बना लिए, +4 आ गई। लेकिन SO3 की फॉर्म में एक ऑक्सीजन और आ गया, 2 बॉन्ड और बनेंगे। तो उसमें देखिएगा ये जो 3s है, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन भी जंप करके कहाँ आया है, इधर D के एक ऑर्बिटल में। अब देखिएगा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके एक्साइट होके यहाँ से तो D में चला जाएगा, इधर आ जाएगा। तो अब काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब एक ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाई हैं, तो 3 ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड पूरे हो गए। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है, एक अब 2 ये थी और एक ऑक्सीजन ने एक ये बॉन्ड बनाया और एक ये। अब तीनों ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो SO3 की फॉर्म में ऑक्सीजन पे सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, -6 है। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास जी पार्ट है और अदर पार्ट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कुछ भी आपको समझ नहीं आई, आप क्वेश्चन में एज अ कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।